वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके टर्म 2 में आने वाला एक चैप्टर सना सना हाथ जोड़े। ये आपकी कृतिका भाग 2 से लिया गया है। इससे पहले वाले जितने भी तमाम चैप्टर्स हैं जो कि आपके टर्म 2 में आएंगे, मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसे लगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सना सना हाथ जोड़ गर्दों प्रार्थना हारमो मुजीवन तिमरो कौशली। यानी इसका अर्थ, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगती है। देखो ये एक मतलब सिक्किम में की जाने वाली एक प्रार्थना है, जिसका अर्थ यहाँ पे हिंदी अनुवाद आपको बताया गया है। लेखिका गैंगटॉक शहर में 149 किलोमीटर दूर घाटियों को देखने अपने गाइड जितेन नार्गे व सहेली मणि के साथ चल पड़ती है। पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों को देखते हुए वो धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगती हैं। वो घूमने जा रही हैं तो वहाँ उन्हें क्या क्या दिख रहा है इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। आगे चलते चलते लेखिका को बौद्ध धर्म द्वारा लगाई गई सफ़ेद पताकाएं दिखाई देती हैं। मंत्र लिखी ये पताकाएं किसी ध्वज की तरह फहरा रही थी जो शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। देखिए, जब आप इधर जाएंगे ना गैंगटॉक साइड में, सिक्किम साइड, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, तो आप वो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे जैसे ध्वज फहरता है, झंडा फहरता है, इस तरीके के सफ़ेद रंग के फ्लैग्स कह सकते हैं आप, वो लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं उनका क्या मतलब है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेखिका ने जब इन पताकाओं के बारे में पूछा तो गाइड जितेन ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यह भी बताया कि किसी शुभ अवसर या नए कार्य की शुरुआत करने के लिए सफ़ेद की जगह रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। मृत्यु होती है तो सफ़ेद रंग की पताकाएं जो कि उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती हैं, और जब कोई शुभ काम की शुरुआत होती है तो उसमें रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। आप इसके बहुत सारे फोटोज़ इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित कवि लॉन्ग स्टॉक जगह के बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। इन्हीं रास्तों से आगे जाते हुए लेखिका ने एक कुटिया के अंदर प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र को घूमते हुए देखा और उसको जानने की उत्सुकता हुई। तब नार्गे ने बताया कि प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र है जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, एक जगह के बारे में बताया जा रहा है, कवि लॉन्ग स्टॉक। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे जैसे आप इसको भी इंटरनेट पर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कैसे होते हैं। छोटे छोटे कलरफुल ड्रम जैसे लगे होते हैं, छोटे छोटे ड्रम, देखने में वो ड्रम जैसे लगते हैं। उनको हिलाते हैं, अगर उनको घुमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेयर व्हील बोलते हैं उसको। और उसको घुमाने से ऐसी उनकी मान्यता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। आगे जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में पहाड़ की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी, बाजार, लोग, बस्तियाँ सब पीछे छूटने लगा। अब लेखिका को नीचे घाटियों में पेड़ पौधे के बीच घने छोटे छोटे घर ताश के पत्ते से बने घरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। आप जानते ही हैं, जब हम शहर से दूर जाने लगते हैं पहाड़ों की साइड, तो धीरे धीरे करके आबादी कम होने लगती है, बस्तियां कम होने लगती हैं, बाजार कम होने लगते हैं, लोग कम होते हैं, है ना। तो जब हम दूर ऊपर से देखते हैं काफ़ी दूरी से, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। और न जाने कितने ही तीर्थयात्रियों, कवियों, दर्शकों, साधु संतों के आराध्य हिमालय का विराट व वैभवशाली रूप धीरे धीरे लेखिका के सामने आने लगा था। अब लेखिका को हिमालय पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, आगे लेखिका अब खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों, आसमान को छूते पर्वत, शिखरों, ऊंचाई से दूध की धारा की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों, नीचे पूरे वेग से बहती चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी को देखकर अंदर ही अंदर रोमांचित महसूस करने लगती हैं।
देखिए, अब यहाँ पे प्रकृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो बता रहे हैं कि आसमान छूते पर्वत, पर्वत दूर से देखने में जो पहाड़ हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छू रहे हैं। जब हम काफ़ी दूरी से देखते हैं तो आसमान और पहाड़ आपस में एक दूसरे को मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऊंचाई से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात। जब काफ़ी ऊपर से किसी पर्वत या पहाड़ से एक झरना गिरता है पानी का, तो वो पानी है बहुत ही सफ़ेद, बिल्कुल दूध की तरह दिखाई दे रहा है। चांदी की तरह चमकने वाली नदी, मतलब पानी इतना साफ है, इतना निर्मल है, ऐसा लग रहा है कि उसमें चांदी का जैसा पानी बह रहा हो। और ये सब देखकर जो लेखिका हैं उनके मन में बहुत ही रोमांचित वो महसूस कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। जब हम इस तरीके का दृश्य देखते हैं, जब हम इस तरीके की खूबसूरती देखते हैं, तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे लेखिका का सफ़र आगे बढ़ता गया और प्राकृतिक दृश्य पल पल में कुछ यूं बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर इन दृश्यों को बदल रहा हो। देखो, होता क्या है कि जब हम जब हम पहाड़ों की साइड जाते हैं तो कभी आपको एकदम से दिखेगा कि बहुत काले पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, कभी आपको दिखेगा पहाड़ों का कलर बदलते हुए, कभी आपको दिखेगा एक जगह बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई जादूगर चुटकी बजाकर इन दृश्यों को बदल रहा है। पर्वत, झरने, घाटियां, वादियों के दुर्लभ नज़ारे, सभी कुछ बेहद खूबसूरत था। तभी लेखिका की नज़र थिंक ग्रीन बोर्ड पर पड़ गई। सब कुछ कल्पनाओं से भी ज़्यादा सुंदर था। जैसा उन्होंने सोचा था अपनी कल्पनाओं में, ये सब कुछ तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम लास्ट में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तभी लेखिका को जमीनी हकीकत का एक दृश्य अंदर से झकझोर गया। जब लेखिका ने कुछ पहाड़ी औरतों को कुदाल और हथौड़ी से पत्थर तोड़ते हुए देखा, कुछ महिलाओं की पीठ में बड़ी सी टोकरियां, जिसको डोको बोला जाता है, थी, जिनमें उनके बच्चे बंधे थे। मातृत्व साधना और श्रम साधना का यह रूप देखकर उनको बड़ा आघात लगा। अब पहाड़ों पे काम चलता है, सड़कें बनती हैं, या जो छोटे छोटे ईंट पत्थर गिरे होते हैं उनको सफाई का काम होता है ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। वो सब के लिए कुछ औरतें वहाँ पर काम कर रही थी, जिनमें उनकी पीठ पर उन्होंने अपने छोटे बच्चों को बांध रखा था किसी कपड़े की मदद से। ये दृश्य देखकर, जो अभी तक तो क्या है सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, अब अचानक से ऐसा दृश्य देखकर लेखिका का जो मन है वो बहुत ही पीड़ा से भर गया या आघात से भर गया। पूछने पर उनको पता चला कि ये महिलाएं पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बनाने का काम कर रही हैं और यहाँ बड़ा ही खतरनाक काम होता है, क्योंकि रास्ते को चौड़ा बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है और कई बार इसमें मजदूरों की मौत भी हो जाती है। यह देखकर वह मन मन सोचने लगी, कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना ज़्यादा वापस कर रहे हैं। इनको कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी जान को खतरे में डालकर समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलने के बाद लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लौटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका ने स्कूल बस के बारे में पूछने पर नार्गे ने हंसते हुए बताया कि पहाड़ी इलाकों में जीवन बहुत कठोर होता है। ये बच्चे रोज 3 से 4 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते में पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। शाम को घर आकर अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराने जंगल में जाते हैं। जो उनके पास पशु पक्षी होते हैं, मतलब पशु होते हैं, उनको वो चराने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में भारी भारी लकड़ियों के गट्ठर सर पर लाद कर घर में लाते हैं। वहाँ का जो जीवन है पहाड़ी इलाकों का इतना आसान नहीं है। हम कुछ समय के लिए घूमने जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। उनके बच्चों को रोज़ 3 से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता है और बस जैसी कोई सुविधा वहाँ नहीं होती। सॉरी। जीप जब धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों में बढ़ने लगी तभी सूरज ढलने लगा। लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। लेखिका की जीप चाय के बागानों से गुजरने लगी। सिक्किमी परिधान पहने कुछ युवतियां बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। चटक हरियाली के बीच
सुर्ख लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभों में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। अब क्या हो रहा है, जब वो वापस लौट रहे हैं तब वो दृश्य देख रही हैं कि जो कुछ महिलाएं हैं वो अपनी गायों को चराकर वापस आ रही हैं। तभी क्योंकि आसाम में, सिक्किम में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चाय की पत्ती की खेती होती है, तो चाय की पत्तियों का जो एक बाग है वो उनको दिखाई दे रहा है और उसी समय सूरज भी ढल रहा है। तो उस दृश्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जूमथाम पहुँचने से पहले लेखिका को एक रात में बितानी थी। लायुंग गगनचुंबी पहाड़ों के तले एक छोटी सी शांत बस्ती थी। दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर शांत एकांत जगह लेखिका अपनी थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। रात होने पर गाइड नार्गे के साथ अन्य लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहेली मणि ने भी बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पहाड़ी आलू, धान और खेती और शराब ही है। देखिए इनमें मतलब ये जो कहानियां हैं ना बहुत ही रोमांचक हैं, तो आप इन कहानियों को बिल्कुल कहानियों की तरह सुने, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई कहानियां हैं। लेखिका यहाँ बर्फ देखना चाहती थी लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी बर्फ नहीं दिखाई दी। तभी एक स्थानीय युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फबारी बहुत कम होती है। लेखिका को अगर बर्फ देखनी है तो उन्हें कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा। कटाऊ पर्यटक स्थल के रूप में अभी उतना विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी पूरी तरह से बरकरार था। आप जानते हैं कि जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा लोग घूमने पहुँचने लगते हैं वहाँ पर प्रदूषण होने लगता है। प्रदूषण बहुत तरीके का हो सकता है कि लोग जो सामान खाते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं, या फिर जिन गाड़ियों से जाते हैं उनसे होने वाला प्रदूषण। तो एक जगह के बारे में बताया गया है कटाऊ, जहाँ पर क्या है अभी वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग घूमने वहाँ पर नहीं जाते, इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे प्रदूषण नहीं है। लायुंग से कटाऊ का सफ़र लगभग 2 घंटे का था, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कटाऊ में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। लेखिका इसे देखकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी। कटाऊ में लोग बर्फ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन वह तो इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा यहीं से मिली हो, और उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यदि इस असीम सौंदर्य का कोई अपराधी भी देख लो तो वह भी आध्यात्मिक और ऋषि हो जाए। लेखिका की सहेली मणि के मन में भी दार्शनिकता के भाव पनपने लगे और वह कहने लगी कि प्रकृति की जल संचय व्यवस्था कितनी शानदार है। मतलब प्रकृति ने कितनी अच्छी नदियाँ दी हैं कि किसी को जल के छिड़काव के लिए जो पेड़ पौधों में जो पानी लगता है, खेतों में जो पानी जाता है, उसके लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ये किसने किया? ये तो प्रकृति ने हमें एक वरदान दिया है, कितनी शानदार व्यवस्था की है। वह अपने अनोखे ढंग से ही जल संचय करती है। यह हिमशिखर जल स्तर है पूरे एशिया के। प्रकृति जाड़ों में पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ जमा देती है और गर्मी आते ही बर्फ पिघलकर पानी के रूप में नदियों से बहकर हम तक पहुंचती है और हमारी प्यास बुझाती है। ये सब करने कोई आप या मैं थोड़े ना जाते हैं, ये तो प्रकृति ने किया है कि सर्दियाँ आएंगी तो पूरे पे बर्फ़ जम जाएगी और हम उसका मज़ा ले सकेंगे। गर्मियाँ आएंगी तो वही पानी पिघलकर नदियों के रूप में बहकर हमारे पास पहुंच जाएगा। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका को कुछ फौजी छावनियां दिखीं। तभी उन्हें ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, यहाँ चीन की सीमा भारत से लगती है। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे रहते हैं, तब फौजी ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि आप चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हम यहाँ पहरा देते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है बिल्कुल वहाँ का वर्णन किया गया है। तो एक फ़ौजी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इतनी मेहनत से खड़े हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हैं, इसीलिए आप सब अपने घर में चैन से सो पाते हैं। उन्होंने फ़ौजी से फेरी भेटुला यानी फिर से मिलेंगे
कहकर विदा ली। इसके बाद युमथांग की ओर लौट पड़ी। युमथांग की घाटियों में उस समय ढेरों प्रियता और रोड ट्रेडो के बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे, लेकिन युमथांग वापस आकर उन लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था, क्योंकि युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। क्योंकि वो ऊपर बता दिया गया है, क्योंकि युमथांग में बहुत सारे लोग, क्योंकि वो एक पर्यटक स्थल बन चुका था, और जो कटाए हैं वो अभी इतना पर्यटक स्थल नहीं था, वहाँ प्रदूषण नहीं था, तो वो बहुत ही सुंदर है। चलते चलते लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? युवती ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर काफ़ी खुश हैं। दरअसल सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था, लेकिन अब सिक्किम भारत में कुछ इस तरह से घुल मिल गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तब वहाँ पर पर्यटक उद्योग इतना फला फूला नहीं था। सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश हैं। जीप आगे को बढ़ती जा रही थी, तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान थी। थोड़ा आगे चलने पर नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया। वहाँ पर गुरु नानक देव जो थे, उनके पैरों का जो निशान, पैरों के जो फुटप्रिंट्स हैं, उनका एक पत्थर रखा हुआ था। उनके गाइड ने उसकी ओर इशारा किया और उन्हें दिखाया। नार्गे ने बताया, ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक जी की थाली में थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे, और जहाँ जहाँ वो चावल छिटक कर गिरे वहाँ वहाँ अब चावल की खेती होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी जब गुरु नानक जी खाना खा रहे थे तो उनकी थाली से निकलकर कुछ चावल की छींटे ज़मीन पे पड़ गए, और ऐसा लोगों की ऐसी मान्यता है, लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि वहाँ उस जगह पर अब चावल की खेती होती है। लेखिका के यह कहने पर कि तभी गंगटोक शहर इतना सुंदर है, नार्गे ने लेखिका से कहा, मैडम गंगटोक नहीं, गंगटोक कहिए, इसका अर्थ है पहाड़। ठीक है। उसने आगे बताया कि सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद से ही सिक्किम में पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं। नए नए पर्यटक स्थलों की खोज जारी है। इस लेखिका के मन सोचा कि इंसान की इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर्य है। मतलब ये खूबसूरती जो है, मतलब जगह की खूबसूरती है, वो तो प्रकृति ने दी है, लेकिन उस प्रकृति को लोगों को उसको पर्यटक स्थल बनाकर लोगों तक पहुंचाना, ये क्या है? ये एक असमाप्त खोज है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, और लोग इसमें कुछ नया खोजते रहते हैं। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? क्या है? रात के अंधकार में सितारे से नहाया हुआ गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व थम सा गया हो। अब सब कुछ अर्थहीन सा था, उसकी चेतना शून्य हो रही थी। मतलब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इतना सम्मोहित हो गई थी ये गंगटोक की खूबसूरती देखकर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऐसा लग रहा हो कि कोई जादू कर दिया हो। आगे, गंगटोक का मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंगटोक के लोग की मेहनत ही थी कि गंगटोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए है। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। आगे, कभी श्वेत को तो कभी रंगीन पत्रिकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है?
यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जतिन नार्गे ने लेखक को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। देखते हैं। नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियां, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। नार्गे के अनुसार, देखो बच्चों, यही आंसर्स लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इस चैप्टर में जो कुछ भी आपने पढ़ा है आप उसमें लिख सकते हैं। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु और नए कार्य की शुरुआत के पर फहराए जाते ध्वजों का रंग श्वेत और रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते चक्कर के रूप में विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं जैसी थी। ये हमारे अंधविश्वास ही तो है कि उनको घुमाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, या फिर इस तरीके की मतलब श्वेत पताकाएं फहराने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो जैसा हम अंधविश्वास करते हैं वैसे ही वहाँ के लोग अंधविश्वास करते हैं। नार्गे के अनुसार सिक्किम की कटाव शहर की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को मात देती है। वैसे कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिक्किम की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से भी ज़्यादा है। जतिन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका के कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं, देखो यहाँ पे। एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने को भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहाँ की जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर दे सके, क्योंकि जब वो प्रश्नों का उत्तर उसे पता होगा तभी वो जो लोग घूमने आए हैं, जो वहाँ के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, उनको सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके। विषम परिस्थितियां कौन सी होंगी? किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा कि मतलब जानने की बहुत सारी उत्सुकताएं होती हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, वो सबके उत्तर दे सके। या पहाड़ी इलाके बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, तो उस सब से बचने का भी उसके पूरा मतलब अपनी बुद्धिमानी से, अपनी कुशलता से उस सब कार्य में भी वो परिपूर्ण होना चाहिए। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणपूर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, मतलब ऐसा ना हो पता चले कि वो थोड़े टाइम में बोर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, उसकी पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखें। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके या एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी वीडियो पसंद आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे।